चलिए स्टूडेंट्स, आज एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आज अपन खत्म कर देंगे। ठीक है, कल से 2 दिन अपन रिवीजन करेंगे। ठीक है, 2 दिन अपन रिवीजन करेंगे। आज भी रिवीजन टाइप का ही, ऐसा समझिए कि अपना सारा जो भी सिस्टम था अपन उसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। चलिए, सो लेट अस टॉक अबाउट दैट कि किस तरीके से हम करेंगे यहाँ पर। आइए उसके बारे में देखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, लेट अस डू वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 जो अपन को दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि इसने सिर्फ और सिर्फ अपन को एक ही चीज के बारे में बताया है। देखिए, क्वेश्चन अपन को घुमा रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द अर्थ सरफेस हैज ए नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपने सिग्मा से डिनोट करते हैं, एंड ये आपने गॉस लॉ के अंदर पढ़ा हो। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा, एंड इसको अपन गॉस लॉ में पढ़ते हैं, जिसकी वैल्यू क्या है? 10⁻⁻⁹। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में? 10⁻⁻⁹ दे रखी है। चलिए, अब 10⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर अपन को यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू प्रोवाइडेड है। दूसरा क्या बोल रहा है अपन को बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब ये अर्थ है, और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है यहाँ और अर्थ सरफेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 400 किलो वोल्ट्स का है। कितने का है? 400 किलो वोल्ट्स का है। ये अपन को क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइडेड है। चलिए, बोल रहा है जब करंट इनके बीच में फ्लो करता है, करंट सब एटमॉस्फेयर से ग्राउंड के बीच में कब फ्लो करता है? जब लाइटनिंग होती है। तो लाइटनिंग के टाइम पे ये कह रहा है रफली 1800 वोल्ट्स। कितना? रफली 1800 वोल्ट एम्पियर का करंट जो है वो टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर से ग्राउंड तक फ्लो कर जाता है। तो रफली 1800 एम्पियर का करंट जो है वो टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर से ग्राउंड तक फ्लो कर जाता है। चलिए, बिल्कुल सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। पूछ रहा है इफ देयर इज नो मैकेनिज्म ऑफ सस्टेनिंग एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ मच टाइम वुड इट रिक्वायर टू न्यूट्रलाइज द सरफेस। भाई, ये बोल रहा है न्यूट्रलाइजेशन कब होता है? न्यूट्रलाइजेशन होता है व्हेन पॉजिटिव चार्ज मीट्स द नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर के टॉप से एटमॉस्फेयर के बॉटम तक या फिर अर्थ सरफेस तक चार्ज का अगर डिस्प्लेसमेंट होगा, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, दैट मीन्स ऑब्वियसली इनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तभी तो यहाँ पर चार्जेस का फ्लो होगा। अब सारा नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आ जाए, उसी को अपन न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ से सारा नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ कब पहुंचेगा? यहाँ से सारा नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ कब पहुंचेगा? कितने टाइम में पहुंचेगा? ये अपन से पूछा है। नाउ अपन को करंट की वैल्यू इसने दे दी 1800 एम्पियर। वी नो दैट करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। वी नो दैट करंट इज इक्वल टू व्हाट? चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास चार्ज आ जाएगा। और टाइम की वैल्यू ये अपन से पूछता है। करंट की वैल्यू हम जानते हैं 1800, सो 1800 इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू 10⁻⁹। एरिया कितना? तो अर्थ सरफेस एरिया कितना होता है? अर्थ सरफेस एरिया है 4πr², एंड आर की वैल्यू, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू इसने क्वेश्चन में दे रखी है। डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, टाइम की वैल्यू बड़े आराम से यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में इसने कुछ बहुत बड़ी सी रॉकेट साइंस नहीं दी अपन। इसने सिर्फ इतना बोला कि हमारे टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस तक चार्ज का डिस्प्लेसमेंट होता है, चार्ज का डिस्चार्ज होता है। अब वो डिस्चार्ज की वजह से न्यूट्रलाइजेशन होता है। कितना टाइम लगेगा न्यूट्रलाइजेशन के अंदर? बस इतना टाइम पूछा है इसने। तो टी की जगह पे हम यहाँ लिख सकते हैं 10⁻⁹ 4πr² डिवाइडेड बाय 1800। आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, सिग्मा की वैल्यू हमने पुट कर दी, एरिया की वैल्यू निकाल लेंगे, 1800 अपन को गिवन है, टाइम पुट करेंगे, आंसर निकला। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल सवाल है। जिस तरीके से लॉजिक पे अपन ने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था वैसा ही सेम। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला लग रहा है। देखो, I इक्वल टू Q/T। अब लैंग्वेज देखोगे इस क्वेश्चन की तो खतरनाक लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेज देखोगे क्वेश्चन की तो खतरनाक लैंग्वेज है, बिल्कुल घातक लैंग्वेज है। लेकिन अगर आप इसके पीछे लॉजिक समझ गए, ये तो सिर्फ इतना ही तो कह रहा है कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह गया, कितने टाइम में गया, तो वो तो अपन करंट से निकाल सकते हैं डायरेक्टली। करंट की वैल्यू उसने दे रखी है, डायरेक्टली निकाल लिया अपन। ठीक है, घातक लैंग्वेज बट क्वेश्चन उतना ही आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
और इसका क्वेश्चन का जो आंसर है मैं आप लोगों से पूछूंगा। देखो 15th नंबर क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पे बहुत ही ध्यान से आप पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। क्या कह रहा है, बोल रहा है 6 लेड एसिड टाइप सेकेंडरी सेल्स हैं जिनका ईएमएफ 20 वोल्ट है, जिनका ईएमएफ सबका कितना है 20 वोल्ट का ईएमएफ। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, तो सबका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.015 है, और सबको हमने किस में लगा रखा है, सीरीज में लगा रखा है। मतलब देख पा रहे हो आप क्या कह रहा है, ऐसा सवाल अपन ने पहले भी किया है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में भी मिल जाए आपको। कैसे, देखिए एक सेल, फिर दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, फिर चौथा सेल एंड सो ऑन, इनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी होंगे। कितने सेल हैं, ऐसे 6 सेल हैं, सबको किस में लगाया, सीरीज में लगाया, और फिर फाइनली इसको किससे लगा दिया, तो फाइनली इसको एक 8.5 ओम की बैटरी से लगा दिया, ठीक है। अब देखिए सब जब जब सबको सीरीज में ऐड किया जाता था, जब सबको सीरीज में ऐड किया जाता था, सबको सीरीज में लगा दिया जाता था, तो सभी का नेट ईएमएफ कितना आता था, E1 प्लस E2 एंड सो ऑन टिल En। तो सभी का ईएमएफ आप ऐड करते जाइए, तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, आंसर विल बी 12 वोल्ट्स। क्या आ जाएगा, 12 वोल्ट्स आ जाएगा। 12 वोल्ट्स आपके पास नेट ईएमएफ आ गई। रेजिस्टेंस टोटल कितना आएगा, तो रेजिस्टेंस इंटरनल कितना 0.015, कितनी बार है, 6 बार है, और इसके साथ हमने कितना लगा रखा है 8.5। इसको कैलकुलेट करेंगे, नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। और V इज इक्वल टू आई आर से, या I इज इक्वल टू E बाय R प्लस R से हम कैलकुलेट करके करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस की वैल्यू डायरेक्टली आप उठा के यहाँ रखिए, E की वैल्यू उठा के ऊपर से यहाँ रखिए, करंट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए। ऐसा क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं पहले, एनसीईआरटी में भी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन अपन को प्रोवाइडेड है। ऐसा क्वेश्चन क्लास में पहले करा जा चुका है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन क्लास में पहले किया जा चुका है, कोई भी इसमें मुश्किल वाली बात किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते, मूविंग ऑन मूविंग ऑन मूविंग ऑन। फटाफट बताओ हैंड रेज करके कि सबको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसी का सेकंड पार्ट पढ़ के देखो, सेकंड पार्ट पढ़ के देखो, लॉजिक से सॉल्व करके देखो क्या कह रहा है। अ सेकेंडरी सेल आफ्टर ए लॉन्ग यूज हैव ए ईएमएफ ऑफ 1.9 वोल्ट्स, ठीक है। एक सेकेंडरी सेल है जिसका ईएमएफ कितना है 1.9 वोल्ट्स का ईएमएफ, बहुत लार्ज इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, बहुत लार्ज इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 380 ओम्स का। व्हाट करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल, कितना करंट इस सेल से निकाला जा सकता है, कितना करंट इस सेल से निकाला जा सकता है। तो सिंपल सी बात, कितना करंट निकाला जा पाएगा, E इज इक्वल टू आई आर होता है, E की वैल्यू है 1.9, I की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू है 380। डायरेक्टली हम यहाँ से लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1.9 डिवाइडेड बाय 380। सॉल्व करेंगे हमारा आंसर 0.00 समथिंग आ जाएगा, जो कि नेग्लिजिबल है, जो कि नेग्लिजिबल है। अब क्या हम इतने नेग्लिजिबल करंट से क्या किसी मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं क्या गाड़ी की, नहीं कर सकते। नो, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो बहुत छोटा करंट हो गया ना। जब इतना छोटा करंट अगर मैं यूज करूंगा और किसी बैटरी को या किसी मशीन को चालू करने की कोशिश करूंगा, तो क्या ये हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। दिस विल नॉट बी पॉसिबल, ठीक है, दिस विल नॉट बी पॉसिबल, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम इतनी छोटी बैटरी को यूज करके गाड़ियों के अंदर स्टार्टिंग मोटर की नहीं कर सकते, मोटर को नहीं चला सकते। सिंपल सीधी सी बात, ठीक है, बहुत ही आसान चीज है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिकल सवाल। सिर्फ एक फॉर्मूला लगा V इज इक्वल टू आई आर, और कुछ नहीं लगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे अभी थोड़ी देर में वापस आएंगे, 16 एंड 17 पे। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, नीचे अपने पास ही क्वेश्चन नंबर 20 है, नीचे अपने पास ही क्वेश्चन नंबर 20 है।
इस क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में सी पार्ट को देखें सबसे पहले, तो ये आर 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 सभी किसमें दिख रहे हैं, सीरीज में, तो ये हो गया 5R। ठीक है, फिर यहाँ देखो 1 + 1 = 2 एंड 2 + 2 = 4। ऐसे ही इधर भी क्या दिख रहा है, 1 2 और नीचे क्या दिख रहा है, 4। सभी जगह आपको वही रेजिस्टेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये किस टाइप का अरेंजमेंट बन गया, ये ऐसा अरेंजमेंट बन गया कि भाई ऊपर क्या है 2, नीचे क्या है 4, फिर यहाँ पर ऊपर क्या है 2, नीचे क्या होगा 4 होगा, और इसको फिर अपन सीरीज में सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, सीरीज पैरेलल के अगर किसी के पास एग्जामिनेशन में सवाल आते हैं तो सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। कल से अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे, कल से अपन कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखेंगे जो थोड़े टफ से होंगे, तो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके होंगे, उन क्वेश्चंस को भी अगली क्लास में देखा जाएगा। अभी सिर्फ इतना ध्यान देना है कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, वो भी अपन ने देखा। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इससे ऊपर क्या कह रहा है, गिवन n रजिस्टर्स, मेरे पास n रजिस्टर्स हैं, सभी का रेजिस्टेंस R है। n रेजिस्टेंस है मेरे पास, सभी का रेजिस्टेंस R है। इनको किस तरीके से कंबाइन किया जाए कि रेजिस्टेंस मैक्सिमम आए और मिनिमम आए। अगर देखो सभी n रेजिस्टेंस को मैं इस तरीके से कनेक्ट कर दूं, मतलब सीरीज कनेक्ट कर दूं, तो सभी n रेजिस्टेंसेस को अगर मैंने सीरीज में कनेक्ट किया तो जो नेट रेजिस्टेंस है वो मेरे पास निकलेगा n टाइम्स R। और अगर मैंने सभी नेट रेजिस्टेंस, सभी रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, सभी नेट रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो मेरे पास नेट रेजिस्टेंस बनेगा R net = R/n। तो एक में तो मेरे को मिनिमम वैल्यू मिलेगी, डिवाइड हो रहा है, और एक में मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। सो दोनों ही केसेस के अंदर हमारा मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाता है। अगर मैं दोनों केसेस का रेशियो निकालूं तो क्या होगा, तो देखिए मैक्सिमम या फिर सीरीज का पैरेलल के साथ अगर रेशियो निकाला जाए तो ये रेशियो निकलेगा, सीरीज है NR, पैरेलल है R/n, तो R से R कैंसिल, ये n² के बराबर आ जाता है, ये n² के बराबर आ जाता है। दिस इज अ 10th लेवल क्वेश्चन, ये 10th लेवल क्वेश्चन, इसको तो मैं 12th लेवल मानता ही नहीं, ये 10th लेवल क्वेश्चन है। 10th क्लास में आप इस टाइप के क्वेश्चन करते थे कि सीरीज में लगाने पे मैक्सिमम करंट आएगा या पैरेलल में लगाने पे मैक्सिमम आएगा, ये टाइप के क्वेश्चन अपने पास 10th में आते थे, इसमें तो आते ही नहीं। चलिए इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते, नेक्स्ट अपन से देखो बी पार्ट, इसका क्या पूछ रहा है। बी पार्ट पूछ रहा है 1, 2 और 3 ओम रेजिस्टेंसेज हैं, इनको इस तरीके से कनेक्ट करना है कि एक बार इक्विवेलेंट 11/3 आ जाए, एक बार 11/5 आ जाए, एक बार 6/11 आ जाए और एक बार 6 आ जाए। तो एक बार तो देखो तीनों को वो सीरीज में लगा दो, तो 1, 2 और 3 सीरीज में लगाया, आंसर 6 आ गया, और एक बार तीनों को पैरेलल में लगा दो, तो ये तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार तीनों को सीरीज में लगा दो, एक बार तीनों को पैरेलल में लगा दो। फिर एक बार अपन क्या करेंगे, एक बार 1 और 2 ओम को पैरेलल में लगा देंगे, तो एक बार 1 ओम और 2 ओम को पैरेलल में लगा देंगे 3 ओम के साथ इस तरीके से, और एक बार अपन 3 ओम को अलग से लगा देंगे और 2 ओम के साथ ऐसे। तो ये 4 मेरे पास कॉम्बिनेशन बनते हैं। सिंपल सीधी से क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लॉजिकली चलना है इन क्वेश्चन में। आपको सिर्फ ये देखना है कि सर करंट निकालना होता है तो V = IR फॉर्मूला यूज करते हैं, पोटेंशियल अगर निकालना होगा तो हम डायरेक्टली उसी ओम्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर रेजिस्टेंसेस की बात आती है तो पहले चेक करना पड़ेगा सीरीज है कि पैरेलल। ठीक है, रेजिस्टेंसेस की बात आती है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वेदर इट इज सीरीज और पैरेलल। सीरीज है तो R1 + R2 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और पैरेलल है तो 1/R, 1/R2, 1/R3 एंड वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 मैं आपसे पूछता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया हुआ है, मुझे तो सिर्फ आप लोगों से इतना पूछना है कि इसका मेथड क्या होगा। मैं इसको आज दोबारा सॉल्व करवाऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इससे क्वेश्चन गलत हो, इनफाइनाइट सीरीज वाला सवाल है, लेकिन आई वांट दो स्टूडेंट्स टू रेज देयर हैंड्स जो कि सिर्फ ये बता पाए कि सर इसका मेथड हमें पता है। अगर आप मेथड बता सकते हैं तो हैंड रेज करके मुझे बताइए।
यस, दो स्टूडेंट्स रेज हैंड्स जिनको मेथड पता है। कौन बता सकता है मुझे? आंचल बताएगी। यस आंचल, टेल मी। ये तो क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है बेटा, क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। कौन बता सकता है? यस बजरंग, बजरंग चारण, बता पाओगे? ओके, कुमकुम, कुमकुम पारिक, आप बताइए, आप बता पाओगे कैसे ये क्वेश्चन कर पाएंगे हम? सर आपने कराया क्या, एक बार वापस से बताओ, वेटिंग रूम में बेटा तो बस नहीं नहीं है। इससे पिछला क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन नंबर 20, रेजिस्टेंसेस वाला। अच्छा। ठीक है, रेजिस्टेंसेस वाला ये क्वेश्चन करवाया है, जिसके अंदर यस सर। सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंसेस को सॉल्व करना सिखाया है। उसके बाद मैं अभी क्वेश्चन नंबर 21 पे हूँ, इनफाइनाइट क्वेश्चंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस को जब सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। यस, कौन बता सकता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं? कौन बता पाएगा? यस, बताइए मयंक, तुम बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसे? सर जो अपना अरेंजमेंट है वन से, ये जो ठीक है, इसको पीछे वाले को अपन एक्स मान लेंगे, इस पूरे के इक्विवेलेंट आर, और तो फिर सर इसको भी साथ में जो वन वन और वन के साथ में एक्स अटैच मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद में बिल्कुल सर, सही, परफेक्ट है। सर जो तो फिर पूरे की भी इक्विवेलेंट एक्स ही होगी रेजिस्टेंस। सही बात, उसके सही बाद में बात है, सर परफेक्ट, कैलकुलेट कर लेंगे। परफेक्ट। भाई पूरे का इक्विवेलेंट एक्स मान लो, और जहां से रिपीटेशन हो रहा है वहां से एक यूनिट को अलग कर दो, और बाकी बचा हुआ भी इनफाइनाइट ही है तो उसको भी एक्स मान लो, और पूरे का इक्विवेलेंट तो एक्स है ही। अब इसको सॉल्व कर दो। तो अपन ने यही एग्जैक्ट सेम सवाल आर के साथ सॉल्व किया था, हमने हर रेजिस्टेंस को आर मान लिया और वहां से फिर सॉल्व किया था। ठीक है, आपको मैं फिर से सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा लाइक दिस, इस तरीके का अरेंजमेंट बनेगा, यहाँ पर वन, यहाँ पर वन, और ये जो पैरेलल में सॉल्व होगा तो ये बनेगा x अपॉन 1 प्लस एक्स। जब इनको इक्विवेलेंट निकालेंगे तो दिस बिकम्स 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। सो यहाँ से दिस बिकम्स 2 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। सॉल्विंग इट वी विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बनेगा 2 प्लस 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन बन के आ जाती है। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर दूंगा। क्वाड्रेटिक से जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, अपॉन में 2a, माइनस बी उठाइए तो ये बना प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 2 क्या हो गया 8, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए तो 2। ये बन गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 2 प्लस माइनस, दिस बिकम्स 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। 2 से पूरी इक्वेशन कैंसिल होती दिख रही है तो ये बना 1 प्लस रूट 3, क्योंकि माइनस वाले टर्म को तो अपन हटा देंगे, रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो यहाँ से बनेगा 1.76 प्लस 1, तो ये बना 2.76 ओम। एंड दिस इज द आंसर। क्या किया, जहां से रिपीटेशन हो रहा था वहां पर मैंने ये रिपीटेशन को अलग कर दिया। जैसे ही मैं रिपीटेशन वाली जगह को अलग करता हूँ तो बाकी बची हुई सीरीज भी इनफाइनाइट ही दिखती है। तो क्योंकि मैं इनफाइनाइट सीरीज को x मान चुका हूं तो बाकी बची हुई सीरीज को भी x मान के आगे पैरेलल में लगा देता हूँ, और पूरे का इक्विवेलेंट भी x ही मान लेता हूँ। और इसका मैंने होमवर्क दिया था और काफी बच्चों ने मुझे सॉल्व करके भी बताया था। ये इनफाइनाइट क्वेश्चंस, इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं काफी हद तक। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब जब रेजिस्टेंस अपने पास निकल गया, क्वेश्चन रेजिस्टेंस नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन पूछ रहा करंट बताओ कितना निकलेगा। तो रेजिस्टेंस अपन ने निकाल लिया 2.762। ठीक है, 2.76, 1.732 होता है ना, 3 होता है, 2.73 हो गया है। चलिए, तो 2.73 है ये हमारे पास। ये रेजिस्टेंस इस पूरे का आया। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी कितना दे रखा है, तो स्मॉल आर की वैल्यू 0.5 दे रखी है, ईएमएफ की वैल्यू 12 वोल्ट दे रखी है, करंट पूछा है, करंट का फॉर्मूला होता है ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। ई की वैल्यू है 12, आर की, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो वो 2.73 निकाल ली हमने, और स्मॉल आर की वैल्यू 0.5। अब इसको सॉल्व करेंगे, करंट की वैल्यू एम्पियर में कैलकुलेट हो जाएगी।
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चन हमसे एग्जामिनेशन में काफी पूछे जाते हैं। जिसको भी इस क्वेश्चन में डाउट है आप फटाफट हैंड रेज करके बताइए। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? यस तन्मय। सर जब अपन ने इन्फिनिट सीरीज वाला सॉल्व किया था तब इसका फॉर्मूला आया था सर, x इज इक्वल्स टू r1 प्लस माइनस √3। तो सर सीधा फॉर्मूला नहीं लगा सकते अपन? लगा सकते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में लगा सकते हैं। लेकिन मान लो बोर्ड में आपसे ये क्वेश्चन आ गया सीबीएसई में 3 नंबर का, आपने लगा दिया सर r1 प्लस √3, खत्म बात। आपको नंबर मिलेंगे 3 में से आधा, क्योंकि आपका आंसर ही सही है, आपने मेथड तो दिखाया ही नहीं। सही बात समझ में? For objective questions you can easily learn the formulas and you can for saving your time you can learn the formulas and solve these। लेकिन बोर्ड के अंदर हमारा टारगेट बोर्ड भी है ना बेटा। यस सर। चलिए बिल्कुल आप याद कर सकते हो। दोबारा समझाएंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ मतलब दोनों का लेंथ सेम है। लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉपर। फिर अपन को क्या बोल रहा है? एक वायर एल्यूमिनियम है, एक वायर कॉपर है, रेजिस्टेंस दोनों का सेम है, तो ये लो रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। फिर अपन को क्या बोला? इसमें से कौन सी वायर हल्की है? हल्की पूछ रहा है, मतलब मास ऑफ एल्यूमिनियम में से मास ऑफ कॉपर के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, दोनों में से कौन सी वायर हल्की है, ये अपन से पूछ रहा है। चलिए अब क्या करेंगे यहाँ पर, हम सबसे पहले जो रिलेशन प्रोवाइडेड है रेजिस्टेंस वाला, इस रिलेशन से एक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पर अपन रो एल अपॉन ए यूज करते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ एल्यूमिनियम बराबर रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कॉपर। ठीक है, यहां से हमने R इज इक्वल टू रो एल बाई ए फॉर्मूले को यूज किया और L से L कैंसिल होने के बाद मेरे पास एक रिलेशन मिला, रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कॉपर। एंड दिस इज द फर्स्ट रिलेशन जो कि हमें यहाँ पर पढ़ना है। ये फर्स्ट रिलेशन हमने यहाँ पर पढ़ी। अब हम क्या देखेंगे कि क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या बात करी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन से बात की जा रही है कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर मास के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, लेकिन मेरे पास इस रिलेशन में कहीं मास है नहीं, तो मैं डेंसिटी यूज करूंगा। आई विल यूज द डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए मास को मैं यहां से निकालूं, सो मास का रिलेशन क्या बनेगा? मास अपॉन वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया इनटू लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये लेंथ है एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, तो एरिया को लेंथ से आप मल्टीप्लाई करिए, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यहां से एरिया का रिलेशन क्या मिलेगा? मास अपॉन डेंसिटी इनटू लेंथ। मास अपॉन डेंसिटी इनटू लेंथ, ये मेरे पास एरिया का रिलेशन निकल के आया इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, अब हम क्या करेंगे? अब हम इस एरिया वाली इक्वेशन को जो हमने निकाली, ऊपर जो इक्वेशन फर्स्ट बनाई है रेजिस्टेंस वाली, उसके अंदर पुट करते हैं। देखिए पुट करते ही मेरे पास क्या बनता है? जैसे ही मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास बनेगा रेजिस्टिविटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय एरिया की जगह हम लिख सकते हैं मास ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम एंड लेंथ इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ कॉपर इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर। कुछ नहीं किया, ये रिलेशन उठाया और इसमें पुट कर दिया। पुट करने के बाद लेंथ से लेंथ कैंसिल, मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ एल्यूमिनियम मेरे पास निकलता है रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इनटू डेंसिटी ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इनटू डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। अब दोनों की वैल्यूज क्वेश्चन में प्रोवाइडेड हैं। मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू डेंसिटी कितना है कॉपर का? तो 1.72 10 टू दी पावर -8। डेंसिटी कितना है एल्यूमिनियम का? रेजिस्टिविटी तो 2.63 इंटू 10 टू दी पावर -8। अब कॉपर का डेंसिटी और एल्यूमिनियम का डेंसिटी के लिए यहाँ रिलेटिव डेंसिटी टर्म दे रखा है, तो कॉपर के लिए वी विल यूज 8.9 एंड एल्यूमिनियम के लिए वी विल यूज 2.7। एंड फ्रॉम दिस वी कैन गेट द रिलेशन बिटवीन मासेस
और हमें पता चल जाएगा कि कौन सा हल्का वायर है इनमें से। तो जो वायर हल्की होगी उसको पता लगाने के लिए व्हाट यू विल डू, आप दोनों के रेजिस्टेंसेस को बराबर पुट कर देंगे, जो पहला रिलेशन क्वेश्चन में दे रखा है। फिर बोल रखा है दोनों की लेंथ इक्वल है तो लेंथ को काट दिया, फिर रेजिस्टिविटी के बीच में एक रिलेशन बना दिया, रेजिस्टिविटी और एरिया के बीच में रिलेशन बता दिया, लेकिन एरिया के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो इसलिए मैंने डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज किया, मास अपॉन वॉल्यूम। एंड वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ एरिया इंटू लेंथ। एरिया का यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा, एरिया इधर ले जाओ, डेंसिटी नीचे ले आओ, तो डेंसिटी नीचे आ गया, लेंथ नीचे आ गया, मास ऊपर चला गया, इसको उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, ये सेकंड इक्वेशन। एंड जैसे ही पुट किया लेंथ से लेंथ कैंसिल, मेरे पास क्या बनता है, रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इनटू डेंसिटी ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ कॉपर। पुट करी वैल्यूज, वैल्यू पुट करते ही दोनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि भाई कॉपर भारी था या एल्यूमिनियम भारी था। ठीक है, ये मेरे पास ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। फटाफट बताइए हैंड रेज करके, क्या ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं। ठीक है, यहां पर एनसीईआरटी डिस्कशन होता है पूरा, एनसीईआरटी डिस्कशन होता है पूरा। अगर आप नोट्स फॉलो करते हैं तो नोट्स में बहुत ज्यादा चीजें अपन ने देख रखी हैं, एनसीईआरटी में इतना ही है, एनसीईआरटी में इतना ही है, एनसीईआरटी बेस्ड अपन ने सारी बात कर ली। अब कल से 2 क्लासेस के अंदर नेक्स्ट 2